गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि आप लोगों को पता है, सुबह 7 बजे देता हूँ हिंदी प्लस हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस है, और शाम को 7 PM पर देता हूँ साइकोलॉजी प्लस हिंदी प्लस साइकोलॉजी प्लस मैथ आता है, सॉरी इसमें मैथ आता है और EVS आता है। तो 4 सब्जेक्ट आपके कवर हो सकते हैं, चाहे आप CTET दे रहे हो, चाहे आप MP वर्ग 3 दे रहे हो, ठीक है, इन दोनों के लिए। और बाकी आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना ये है। बाकी एक बार वीडियो देख लो, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो देखो, इसमें एक चीज़ देखो, ऑप्शन पढ़ो पहले चारों। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ना बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मगर ज़रूरी थोड़ी ना कि नैतिकता हो उनमें, तो ये तो कट गया। और नैतिकता की बात किसने करी है? कोहलबर्ग ने करी है। कोहलबर्ग, कोहलर मत लगा देना, कोहलर ने तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और कोहलबर्ग के अलावा और किसने करी? पियाजे ने। एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा रखो दिमाग में, ठीक है। तो ये तो पहला सी तो कट गया। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रकरण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ये कहीं तक सही है, मगर देखो सबसे ज़्यादा जो सही है ना इसमें वो ये है, पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षा की शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन लगातार अच्छी वृद्धि हुई है। अब अच्छी वृद्धि क्यों हो रही है? देखो यार, पहले ना हम स्लेट पे लिखते थे, अब हमारे पास पेन आ गए, पेंसिल आ गई, ठीक है, और इतने सारे यूट्यूब आ गया, यूट्यूब से पढ़ सकते हो आप, ठीक है, और फ़ोन आ गया, एंड्रॉयड आ गया, नेट आ गया, नेट से पढ़ सकते हो। तो चीज़ों को ना सुधार हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बुद्धि लब्धि में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था? 1995, 15 अगस्त 1995। एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा देखो। परिपक्व विद्यार्थी क्या होता है? परिपक्व विद्यार्थी भी जो होता है ना, वो भी कभी कभी अपनी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा इस मतलब पढ़ाई में होशियार है, मगर फिर भी उसे कभी कभी पता है लो फील होगा कि अरे यार कुछ हो नहीं पा रहा है, या ये जैसे आप लोग की तैयारी की सोच लो, CTET की तैयारी कर रहे हो, MP वर्क की कर रहे हो, तो कभी कभी क्या लगता है, अरे यार निकलेगा एग्ज़ाम, कब आएगा, डेट अभी देखो आगे बढ़ा दी, बार बार आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कभी कभी पता क्या होता है, भावनाओं में सहायता चाहता है कि कोई नहीं, भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, ठीक है। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं, अध्ययन से विचलित हो भी जाते हैं थोड़े बहुत दिन के लिए, या 1-2 घंटे के लिए हो गए, तो नहीं होते ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से यह मांग किया जाता है कि क्या करें? देखो, कठोर अनुशासन बनाए। कठोर अनुशासन दे रखा, तुरंत काट दो। केवल संज्ञानात्मक विकास की कह रहा है, केवल आ गया तो काट दो। 2 काट दिए मैंने, अब बचे 2। अब इसका क्या है? विभिन्न विकासात्मक अध्ययन वाले बच्चों के साथ एक समान व्यवहार। देखो, एक है 3rd क्लास का बच्चा, एक है 12th क्लास का बच्चा, ठीक है, 12th क्लास का बच्चा, तो दोनों का अलग अलग विकासात्मक अवस्था है, तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे हो सकता है? एक को बहुत कुछ आता है, एक को नहीं आता, एक का मैथ बहुत अच्छा होगा। अब इसको 3rd वाले को तो 3rd के हिसाब से ट्रीट करोगे ना, तो सबको एक समान नहीं कर सकते। सबको एक समान कर दोगे ना, व्यक्तिक विभिन्नता कहाँ से आएगी? व्यक्तिक विभिन्नता को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा फिर? कौन सा बच गया? विकासात्मक कारकों के अनुसार, जो जिस विकासात्मक स्टेज पर है उसके अकॉर्डिंग अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परवर्ती बाल्य अवस्था की श्रेणी में आता है? देखो, एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। देखो, पूर्ववर्ती को हम और क्या कहते हैं? अनुवर्ती। हम अनुकरण करते हैं ना, अनुकरण कहाँ करते हैं? पीछे पीछे करते हैं, तो इसीलिए अनुवर्ती या पूर्ववर्ती। और एक होता है परवर्ती, ठीक है। ये होता है आपका, देखो अगर उसने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे 9 से 12 दे रहा है तो ये सही है। अगर ऑप्शन में 6 से 12 दे रहा होता तो वो भी सही हो जाता, तो फिर उसमें 6 से 12 ये होता, अनुवर्ती क्या होता? 2 से 6 होता, अगर पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। एक चीज़ याद रखना कि 12 वर्ष जहाँ होगा ना, वो मैक्सिमम टाइम सही हो जाएगा। फिर ये देख लेना, 9 से 12 दे रखा है या 6 से 12, एक साथ नहीं देगा कभी भी। ऐसा नहीं करेगा कि 6 से 12 भी दे दे और 9 से 12 भी दे दे। 9 से 12 दे रहा है ना, इसीलिए सही है। और ये भी देखो, 12 वर्ष पे ही तो खत्म होती है बाल्यावस्था, ऐसे करके आप लगा दोगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो, हमेशा कक्षा का प्रजातंत्री परिवेश होना चाहिए। अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का, अरे यार, अध्यापक की भी सहभागिता होती है।
क्या होती है ये ना, फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर कहा जाता है, ठीक है। कक्षा को नियंत्रित परिवेश, नियंत्रित थोड़ी ना करना है। अधिकारवादी, अधिकारवादी मतलब हो गया हंटर चलाएगा, ऐसा नहीं, प्रजातंत्री परिवेश। अच्छा, इसमें दे रखा है संवेगात्मक विकास। कौन सा संवेगात्मक? 4 तरीके का विकास होता है, याद ऐसे करने की ट्रिक है, PCS और ई फॉर इमोशनल, S फॉर क्या होता है आपका, सोचो, सोशल, C फॉर कॉग्निटिव, P फॉर फिजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, इमोशनल। 4 तरीके का विकास होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है? तो दोनों क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। आपका अगर अधिगम हो रहा है ना तो साथ साथ विकास भी हो रहा है, ये चीज़ याद रखना। और वृद्धि और विकास में अंतर क्या है मेन, ये बहुत पूछा जाता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे हो? इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव और व्यवहार द्वारा, उपयुक्त सभी। जब कोई कुछ भी समझ में ना आए ना, CTET या MP पर कोई भी एग्ज़ाम हो और उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो और कुछ समझ में ना आए, तो उपयुक्त सभी वाले तो सारे लगा के आना, और अगर उपयुक्त सभी ना हो तो सबसे बड़ा वाला आंसर हो ना तो वो लगा के आना। तो ये तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। पेपर को एक बार में कभी अटैम्प्ट मत करना, 2 बार में अटैम्प्ट करना चाहिए पेपर। 2 बार में ऐसे पहले कुछ क्वेश्चन करो, फिर बाद में टफ वाले करो। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे की सबसे अधिक संभव क्या है? 12 वर्ष की आयु का बच्चा है, इतना समझ लो, तो क्या संभावना है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगर किसी 12 साल के बच्चे के लिए उसके पापा पेंसिल लेके आए, क्या लाए? पेंसिल। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, तो वो क्या करता है? वो बच्चों को दिखाएगा अपने साथियों को, और साथी के पास अगर उसके पास शकलक बुम वाली पेंसिल आती थी ना, वो है, तो वो क्या कहेगा घर पे जाके, मुझे भी वही शकलक बुम वाली पेंसिल चाहिए। तो समकक्षी उसे क्या माने? अच्छा माने, अरे यार इसके पास भी अच्छी पेंसिल है, मेरे पास भी अच्छी। या कोई कपड़े खरीद के लाए तो उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके घर वालों को अच्छे लग रहे हैं, उसे अच्छे लग रहे हैं। उसके अगर दोस्तों ने कह दिया ना कपड़े अच्छे हैं तो अच्छे हैं, कह दिया बेकार हैं तो बेकार है, फिर नहीं मानेगा वो, फिर नहीं पहनेगा उस कपड़े को अगर कह दिया बेकार लग रहा है। तो समकक्षी जो उसके साथ के बच्चे ना, उनका अनुमोदन, उनकी हाँ के लिए बहुत ज़्यादा वो तत्पर रहता है कि साथ ही बच्चे उसके हाँ बोल दें, अच्छा कह दें उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए, हमेशा ना सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए अधिगम में। खुद भी बच्चे की हेल्प करो, सक्रिय बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि बचपन क्या है, वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवस्था। सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी कब होती है? बचपन के टाइम पे होती है। ऐसे अगर पूछ ले, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा आपका शरीर बढ़ता है, पहली बात तो ये दिमाग में रख लेना। और जो वृद्धि और परिवर्तन एक साथ अगर पूछ ले ना, तो कहाँ होती है आपकी? बचपन ना अनूठी अवस्था है, सबसे कह सकते हो कि दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। अगर कह दे सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में इस तरीके से जाती है, फिर ना बाल्यावस्था में थोड़ी सी रुक जाती है, फिर किशोरावस्था में थोड़ी सी ऊपर जाती है, इस तरीके से होती है वृद्धि। इसमें से कौन सा विषम है? ये ना अब आपके मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है, उत्पत्ति निम्न में से किसका उपयोग है? यह प्रतिस्थिति या द्वारा उत्पत्ति, ठीक है। इस स्थिति में देखो, स्थिति के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हर एक विषम संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो, एक तो 1 से विभाजित हो और एक स्वयं से विभाजित हो, वो हो जाती है अभाज्य संख्या। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब बहुत पेपर में पता क्या देगा, एक अभाज्य संख्या है या नहीं? एक अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये केवल एक ही संख्या से डिवाइड हो रही है, वो है खुद से कह लो या 1 से कह लो, तो ये एक ही बात होगी। तो सबसे छोटी कौन सी है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में तुच्छता के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो लिंग से कोई मतलब नहीं होता गणित में, ठीक है। पाठ्यक्रम से दुश्चिंता आ सकती है, जैसे देखो आप अभी 1st क्लास का बच्चा है, उसे अगर 5th क्लास का पाठ्यक्रम दे दोगे तो दुश्चिंता आ जाएगी। विषय की प्रकृति की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी परीक्षा पद्धति सही नहीं है तो उसकी वजह, मगर लिंग की वजह से लड़का है या कोई लड़की है, इस वजह से गणित में दुश्चिंता नहीं आती। बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन। या ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि एक बच्चा गणित नहीं सीख सकता क्योंकि वो लड़की है, क्योंकि वो लड़का है, क्योंकि कौन सीख सकता है? लड़के लड़की दोनों सीख सकते हैं। तो गणित कोई भी सीख सकता है, ये
हमेशा सही होता है। इसमें से कौन सा सही है? दो संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। देखो पहली दो अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या 3 ले लो, एक 5 ले लो, इसका क्या आया 8 आया, तो ये अभाज्य नहीं है। अब अगर 2 और 3 लोगे ना, इसका आता है 5, तो ये अभाज्य संख्या है। तो सदैव लिख रहा है, इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो वो भी होती है 2। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आता है पाई, ये भी सीटेट में है, पाई एक परमेय या अपरमेय, पाई एक अपरमेय, और 22/7 क्या है, ये परमेय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, यूपी टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। पाई का मान होता है 3/3.14, अगर 22/7 लिख देना तो ये परमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसे और समझा दो। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। देखो भाज्य संख्या एक विषम संख्या हो सकती है। देखो 9 ले लो, क्या ले लो 9, तो ये क्या है, ये ना भाज्य संख्या है और विषम भी है। ठीक है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। देखो 2 क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बीजगणित के महत्वपूर्ण नहीं है? सामान्यीकरण महत्वपूर्ण है, मानसिक प्रक्रिया ये है, माप किस में आती है? माप बीजगणित में नहीं आती, रेखागणित में आती है। किस में आती है? रेखागणित में आती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा पद परिभाषित है? परिभाषित कौन सा होता है? बिंदु परिभाषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गणित की परियोजनाओं के बारे में सही नहीं है? अंक प्राप्त करने का आसान तरीका, मैंने हमेशा कहा है, कभी भी अंक प्राप्त करने पे जोर नहीं देते। गणित में अंक प्राप्त करने पे जोर नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अंक प्राप्त पे जोर नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये ईवीएस के कुछ क्वेश्चन है, तो आज ये स्टार्ट होंगे संग्रह भाग 2 से। प्लेग क्या है? प्लेग ना जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, और जीवाणु जनित बीमारी कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको। प्लेग बहुत ज़्यादा पूछी गई है, टाइफाइड बहुत पूछी गई है, टाइफाइड, और काली खांसी। नेक्स्ट टाइम ना आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी। अभी ये पॉइंटर पता नहीं कैसे मोटा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखा जाए ढंग से। गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैस कहाँ से निकलती है? लकड़ी कोयले के जलने वाले धुएं से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है। सब्जियों में से कहाँ गैस निकल रही है? और नालियों में से गैस नहीं निकलेगी, और खेत खलिहानों में से भी नहीं निकलेगी। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो आपका सेब होता है ना, उसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो ये है कायिक जनन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे को प्रभावित किए, वो होता है सहभोजी। अब ये ऐसे देखो समझाऊँ, जब गांव में आपने देखा होगा कि गाय या भैंस घूम रही है, उसके ऊपर से कोई भी आया और जितने कीड़े से लगे रहते हैं ना उसकी पीठ पे, उन्हें खाने लग गया, तो भैंस पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा उसका, और दूसरे को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, तो उसे कहते हैं सहभोजी। एक को फ़ायदा हो और दूसरा उससे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो जैसे इसमें और देखो आंसर एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस प्रकार की शार्क से एक शार्क होती है, शार्क में क्या होता है? पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। व्हेलों से क्या होती है? समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो एक फ़ायदा लेता है, दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो क्या होता है? ये खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होता है। कैसे? हरे पौधे क्या हो गए आपके? ये हो गए उत्पादक। कीड़े क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। सांप क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। मोर क्या हो गया? फिर खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर। और एक चीज़ याद रखेंगे, 10% का नियम कि ऊर्जा का ना केवल 10% ट्रांसफ़र होता है एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर। और ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन कब दिया था? 1942 में दिया था। ये भी पूछा जाता है 1942। नेक्स्ट है, इसमें से कायांतरित सेल मैंने याद कैसे किया है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। काय तो ऐसे लिखते हैं, काय को मर रहा है इतना ज़्यादा, काय को मर रहा है, तो संगमरमर क्या होगी? कायांतरित सेल। ठीक है, नेक्स्ट, महासागरों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl होता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो महासागर है अपने। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करेगा बताओ? राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है,
एक चीज़ बता दूं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। कौन? ये उपराष्ट्रपति। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपकी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, लोकसभा तो चलती है 6 बजे तक शाम को, और राज्यसभा चलती है सुबह, सॉरी कह रहा हूँ, शाम को 5 बजे तक, और मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। ये बहुत पूछा था। एक पूछा जा सकता है कि आपसे कि 0 आवर क्या होता है? 0 आवर होता है 12 बजे से स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है? जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, याद रखेंगे, जल बहुत है ना। और देखो इसमें दे रहा है काली मिट्टी, इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है? कपास। कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में। ठीक है, कपास के लिए कौन कौन से एरिया फेमस है? मुंबई और गुजरात बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक चरण के उपभोक्ता। निर्भर है तो क्या करेगा? उपभोग करेगा। किससे करेगा? पेड़ पौधों से करेगा, पहले चरण का उपभोक्ता। इसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? ये ना सृजनात्मकता विधि है, लक्ष्य केंद्रित, चयनात्मक, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, समस्या प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है? प्रेक्षण मतलब हो गया परीक्षण। इसकी सीमा ये होती है, जब तक ये सूक्ष्मता से न की जाए ना तो परिणाम अच्छे नहीं होते। सूक्ष्मता मतलब हर एक छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हैं इसमें, सबसे ज़्यादा अगर वैध और विश्वसनीय इसमें प्राप्त करने, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ये होता है जीव, समुदाय और वातावरण का संतुलन। और बताओ इकोसिस्टम की किसने कहा था? अर्नेस्ट, एक था अर्नेस्ट हैकल और एक था एजी टांसले। तो एक तो था इकोसिस्टम, सॉरी एक है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है ना, ये किसने दिया था? ये दिया था एजी टांसले ने। और अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया था? इकोलॉजी। दोनों अलग अलग चीज़ें। ये इकोसिस्टम आया था 1935 में, जो किसने दिया था? टांसले ने। और हैकल ने क्या दिया था? इकोलॉजी 1869 में, याद रखें। और 1879 में क्या हुई थी? पहली प्रयोगशाला खुली थी, किसकी? विलियम बुंट ने खोली थी। ठीक है, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों और हाथों से चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये हो जाए तीसरा। इतने क्वेश्चन रखते हैं आज, थोड़ा कम। ठीक है, आज अगर आप लोग शेयर करोगे ना ज़्यादा तो उससे पता पड़ेगा, बहुत सारे लोग ना कम शेयर कर रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, थोड़े और ज़्यादा ट्रिक्स बताऊंगा, आप लोगों के लिए ट्रिक बना दूंगा। और साथ में देखो, इस चैनल से जुड़े रहने का फ़ायदा क्या है? MP वर्ग 3 में 1 महीने तक पेपर चलेगा, 1 मंथ तक। ठीक है, 1 मंथ तक बहुत सारे पेपर होंगे, तो डेली पेपर दे के आएंगे बच्चे। तो मैं आपको डेली के डेली क्वेश्चन बता दिया करूँ कौन कौन से आ रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अगर तैयारी करोगे बाद में, तो जिसका पेपर बाद में होगा ना उसे फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसीलिए जुड़े रहना। बाकी CTET का पेपर होगा या जो भी पेपर होंगे आपके आगामी टीचिंग के रिलेटेड, वो सारे पेपरों को सॉल्व करा दूंगा मैं। ठीक है, तो इसलिए जुड़े रहो, थोड़ा शेयर करो वीडियो को। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।